हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और लेमा और ये अपना एल्गोरिदम होता क्या है मैंने आपको समझा दिया है। आज मैं एक्सरसाइज के लिए जो भी या चैप्टर में स्टार्ट है आपका लेमा से, प्रमेय से, वहाँ से अब स्टार्ट करूँगी। मैंने पिछली क्लास में प्रमेय और एल्गोरिदम क्या होता है मैंने वो समझा दिया आपको। उससे पहले आपको मैंने क्लासिफिकेशन और नंबर्स, कितने टाइप्स के अपने संख्याएं होती हैं, वो उसको भी मैंने अच्छे समझा दिया है। तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या ज़रूरत है। यहाँ पे पढ़ रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर, एक एक वर्ड क्लियर होता जाएगा। तो अब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आपके सामने प्रमेय दिया है, प्रमेयिका, लेमा। आपको पता था प्रमेयिका क्या है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसको सिद्ध नहीं करना, सिद्ध किया हुआ कथन है, इसको यूज़ करना है एल्गोरिदम में, जो कि आगे आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम में यूज़ करना इस प्रमेयिका को। तो पहले प्रमेयिका समझते हैं, प्रमेयिका है क्या, कौन सा प्रमेय है ये, उसको समझ करके एल्गोरिदम में यूज़ करेंगे। आपके सामने दिया प्रमेय 1.1 थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन से समझ आया, कुछ भाग भाग देने की प्रक्रिया होगी, है प्रमेयिका है। अब दिया है कि दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर क्या बोल रहा है। पहले ये लाइन समझिए कि दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलते जाता है। तो इसमें से धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, इधर जाता है 1 2 3 4। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ये होते हैं -1 -2। ये ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, मैंने बता चुका, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। ये दोनों नहीं होते, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये चीज़ आपको पता है। तो बोला क्या है कि ए और बी दिए रहने पे, ए और बी आपको दिया रहेगा, और वो क्या है, ए और बी क्या है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 में से ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ लाइन कि ए और बी दिए रहने पे, ए और बी आपके सामने दिया रहेगा, और वो क्या रहेंगे, धनात्मक पूर्णांक रहेंगे। क्या रहेंगे, ए और बी क्या रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रहेंगे। क्या रहेंगे, ये धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ये रहेंगे। पहली चीज़ बोला है। और ये गिवन रहेगा आपको, ये दिया रहेगा आपको, ये क्वेश्चन में कहीं भी रहेगा, ये दिया रहेगा। दिए रहने पर, ए और बी के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एंड R विद्यमान है कि, क्या बोला है, Q और R क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 1 2 3, ये ना। तो 0 1 2 3 यही सब होंगी, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं अगर इनके दिए रहने पे ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि इस ये रिलेशन फॉलो करते हैं, ये रिलेशन फॉलो करते हैं। ये ए और बी दिया रहेगा, फिर Q और R, इनके दिए रहने पे Q एंड R जो आएगा वो पूर्ण संख्याएं होंगी अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि Q और R का वैल्यू हमेशा किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ भी लाएंगे तो ये हमेशा वही आंसर आएगा, इसकी वैल्यू वही आएगी, इसका मान वही आएगा। ऐसा नहीं है कि R कभी अगर 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, 6 हो रहा है, तो 1 आ रहा है तो उस हर मेथड से, हर प्रक्रिया से, हर एल्गोरिदम से, हर प्रमेय से यही आएगा, इसकी वैल्यू यही आएगी। तो आपको समझ आ रहा है कि अद्वितीय मतलब उसकी वैल्यू बदलती नहीं है हर बार, उसकी वैल्यू अद्वितीय है, मतलब यूनिक है, यूनिक ही रहेगी। तो पूर्ण संख्याएं Q एंड R, मतलब कि Q की वैल्यू 0 भी हो सकती है, R की वैल्यू भी 0 हो सकती है, Q की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी, R की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, ये दिया, ये आएगा। फिर बोला है कि ये वाला फॉलो करते हैं कंडीशन, ये वाला फॉलो करते हैं फॉर्मूला, और ये कंडीशन होता है उस केस में। इसका मतलब क्या देखते हैं, पहले मैं इसको समझा रही हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी क्या है चीज़ें। R की वैल्यू क्या बोला है कि B से हमेशा कम रहेगा, ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेगा। R की वैल्यू B से हमेशा कम रहेगी, जो कि B दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, दिया रहेगा ये B और R, इन दोनों के दिए रहने पे जो अपना आता है, जो अपना R और Q आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो R B से हमेशा कम रहेगा, ये साइन होता है, ये B ज़्यादा है, R छोटा है। और बोल रहा है कि R की वैल्यू 0 से हमेशा ज़्यादा रहेगी, हमेशा नहीं, मैं बता रही हूँ एक चीज़, R की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और कभी कभी इक्वल होती है। ये क्या है, ये 0 और R, ये कंडीशन बन सकता है, R की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो सकती है या 0 और R की वैल्यू बराबर हो सकती है। तो R की वैल्यू 0 के से ज़्यादा हो सकती है, R की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। इन दोनों का, ये दोनों को साइन को, इसको साइन को एक साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा कंबाइन करके,
तो आर की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो सकती है किसी किसी कंडीशन में, आर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है किसी किसी कंडीशन में, इसलिए ये ऐसा बना है। लेकिन आर की वैल्यू बी से हमेशा ही छोटी रहेगी। ये ए बी आर क्यू है क्या, अब ये समझते हैं। पहले ये चीज़ आप समझ लिए, जो क्वेश्चन में बोला है उसको आपने समझ लिया क्या, फिर ये सॉरी प्रमेय में जो दिया है उसको आपने समझ लिया ना। कंडीशन ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये ए और बी, इसमें से ए और बी दिए रहेंगे, क्यू नहीं दिया रहेगा, आर नहीं दिया रहेगा, इनको निकालेंगे आप, और क्यू और आर निकालेंगे जो, तो आर को देखेंगे, आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी हो जाइए और 0 के इक्वल हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है कि 0 से ऊपर हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ये चीज़ आपने समझ लिया। आर और क्यू की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ए और बी की वैल्यू 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होगी क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, ये दिया हुआ इसमें। अद्वितीय मतलब कि इनकी वैल्यू जो हर बार आएगी वही आएगी, बदलेगी नहीं, इसकी भी वैल्यू बदलेगी नहीं। अब इस चीज़ को समझ लिया ना, ये जो समझाया है इसमें समझ लिए। अब इसको देखते हैं कि कैसे ये चीज़ दिया जो है, आपने बहुत बार किया है, ये चीज़ कुछ नहीं है। जब आप भाग देते हैं ना, वही चीज़ है। देखिए आपको ये चीज़ पता होगा, हमेशा भाग देते हैं, आपको पता होगा, ये आपने देखा भी होगा। भाज्य, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल। इसको समझिएगा, कुछ भी नहीं, आपको आती है चीज़ें, बस आपको ध्यान देना है इसको अच्छे से। अब क्या है, प्लस, प्लस शेषफल, ये देखा है आपने, बहुत बार पढ़ा होगा ये है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसको डिवीज़र, डिवीज़र बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, और इसको शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए ये डिविडेंड ही ए है, मैं अच्छे समझाऊंगी, अभी धीरे धीरे एक एक स्टेप्स पे चलते हैं। ये स्टेप जो मैं ले रही हूँ एक तरह से एल्गोरिदम तो समझा रही हूँ, एक तरह समझिए। जैसे एल्गोरिदम मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, एक एक स्टेप जो बढ़ रहे हैं एकदम सुपरिभाषित चरणों से, वेल डिफाइंड स्टेप से, ये सब क्या है, एक तरह से हम लोग एल्गोरिदम ही तो करते हैं ये सब चीज़ें, एक एक स्टेप्स लेना अच्छे से। डिवीज़र क्या है, बी है। कोसेंट का क्यू, कोसेंट जो है क्यू से ही डिनोट यहाँ भी किया है, कोसेंट क्यू ही है, अच्छे समझ आएगा आपको अभी। रिमाइंडर का आर, ये आर है जो, इसको आर से, स्मॉल आर से, और इसको कोसेंट को स्मॉल क्यू से, ये वही है, कुछ नहीं है, वही चीज़ है। ए डिविडेंड है, बी डिवाइज़र है, क्यू कोसेंट है, भागफल है, आर शेषफल है। अब देखिए कैसे, अब इसको और अच्छे समझते हैं। जो दिया है ये भाग ही है, भाग देने की प्रक्रिया को ये फॉर्मूले में लिख दिया। भाग जो देते हैं ना आप, जो आपके सामने दिया रहता है, देखिए आपके सामने दिया है, मान लीजिए 37 से 2 को भाग देना। अच्छे से एक एक स्टेप समझाऊंगे अच्छे से, हर एक कंडीशन को। 37 से 2 को, 37 को 2 से भाग देना है, 2 एक कम, 2 एक कम 2, 1 आया, 17 आया। अभी भाग देंगे कि नहीं, कि यहीं पे छोड़ देंगे, शेषफल यही आएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी भाग जा रहा है, ये संख्या बड़ी है। अगर हम इसको आर बोल दूं तो क्या आर ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि 2 से अभी भाग जा रहा है, इसलिए इसको आर नहीं मानते, इसको आप शेषफल नहीं मानते हैं। इससे क्या समझ आया, ये अपना बी है, ये अपना बी है, ये अपना ए है, ये अपना आर मान ली मैं, तो क्या आर 17 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भाग जाएगा। मतलब कि आर जो 17 दिया है बी से छोटा ही होगा। देखिए आगे समझिए, एक एक स्टेप पे समझा रही हूँ। 17 मान सकते हैं क्या, आर की वैल्यू मैंने बोल दिया 17, शेषफल इसी को मान लें, और बी की वैल्यू 2, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। मतलब ये बड़ी है, मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आर की वैल्यू बी से बड़ी है ना, आर 17 है, बी 2 है, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा ना। अभी देखिए आगे एक एक स्टेप समझाऊंगी। अब देखिए 2 से भाग दूंगी, 2 अट्ठे 16, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 1 आ गया शेषफल, एक अभी देंगे भाग नहीं ना, क्योंकि 1 आ गया। 2 के पहाड़े में स्टार्ट 1 अगर देंगे तो 2 ही आएगा, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए। 2 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ये रिमाइंडर हो गया। अब ये क्या आया, रिमाइंडर 1 आया, शेषफल 1 आया, और बी कितना दिया है, ये अपना भाजक कितना दिया है, बी की वैल्यू 2 दी है। अब आर क्या आया, 1 और 2, ये बड़ा है ना, मतलब आर की वैल्यू क्या है, बी से हमेशा छोटी रहेगी, हमेशा छोटी है। ये समझ आ रहा है कि नहीं कंडीशन, आर की वैल्यू बी से छोटी है, 1 आ गया, इससे छोटी है, मतलब कि रिमाइंडर बी से हमेशा छोटा रहेगा। देखिए और एग्जांपल देखिए, ये समझ आया। अब एक दो और एग्जांपल लेती हूँ। देखिए आपके सामने दिया है, मान लीजिए 4 में 5 को भाग देना है, 4 एकम 4, 1 आया, 1 आया। अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे शेषफल कितना है, 1 आया, यहाँ पे क्या दिया, ए,
5 दिया है, बी क्या दिया अपना भाजक 4 दिया है, तो R 1 दिया है, भाजक B दिया है 4, तो 4 बड़ा है ना, R से ये बड़ा है ना, ये कंडीशन कर रहा है कि नहीं, फॉलो कर रहा है ना। अब देखिए मैंने लिखा कि 2 में 1 का भाग देना है, 2 में 1 का भाग देना है, तो 2 में 1 का भाग देना मतलब कि एक बार तो भाग देंगे ही ना इसको, तो 0 में जाएगा 0, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू, भाग जाएगा नहीं, तो 0 बार देंगे 0 वेक, ये अपना क्या आ गया, शेषफल आ गया। शेषफल आया कि नहीं है ना शेषफल, ये शेषफल है ना, ये शेषफल। अभी क्या आ रहा है इस कंडीशन में, देखिए कोसेंट 0 हो गया अपना। देखिए एक चीज़ समझिएगा, इस कंडीशन में क्यू क्या आया, 0 आया, आर कितना आया, 1 आया, बी की वैल्यू अपना भाजक कितना है, 2 है, और ए कितना है, 1 है ना। ये आर की वैल्यू बी से छोटी है कि नहीं, आर 1 है अपना और बी 2 है, 1 से 2 बड़ा है ना, ये कंडीशन फॉलो हो नहीं। ये चीज़ देखिए, कोसेंट की वैल्यू मैंने बोला था क्यू एंड आर की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, तो क्यू की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, 2 कंडीशन मैंने इसमें दिखाया आपको कि आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी रहेगी, क्यू की वैल्यू 0 हो सकती है। अब एक और कंडीशन देखिए, अगर मैंने लिख दिया 4 में 4 का भाग दिया मैंने, 4 एकम 4 0, आर क्या है यहाँ पे, आर है अपना 0 और क्यू कितना है 1 है, और बी कितना है यहाँ पे, बी 4 है, ए है अपना 4, तो आर है 0, बी है 4, तो 4 बड़ा है ना, मतलब आर से बी बड़ा है कि नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, और एक कंडीशन और इसमें फॉलो हो रहा है कि आर इधर जो कंडीशन होता है 0 साइड का, 0 है ये, तो 0 के इक्वल है, इक्वल का साइन है, लेकिन हम लगाते दोनों हैं, देखिए इक्वल है, ये इक्वल वाला आर और 0 के बीच में इक्वल का साइन वाला काम करेगा, तो कभी कभी इक्वल हो सकता है, इसलिए इक्वल इस कंडीशन में, तो आर की वैल्यू बी से छोटा है, इधर इक्वल है, ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। इस केस में देखिए ये 1 है, ये 2 है, इस केस में 0 से बड़ा है, देखिए आर 0 के बराबर भी हो सकता है और आर 0 से बड़ा भी हो सकता है, बी से हमेशा छोटा रहेगा, आर 0 के इक्वल भी हो सकता है, आर 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये कंडीशन दोनों आई ना, इसीलिए दोनों कंडीशन को एक साथ लिखता है। ये आर की वैल्यू 0 के बराबर हो गई इधर, आर की वैल्यू इधर 0 से बड़ी हो गई, और बी से तो हमेशा छोटी रहेगी, बी से हमेशा छोटी रहेगी, इसलिए कंडीशन को फॉलो किया। और मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्यू की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यू की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की इधर मैंने दिखाया आर की वैल्यू 0 हो सकती है। इसमें क्या बोला है कि अद्वितीय पूर्ण संख्या है, एक 4 एकम 4 ही होता है ना, ऐसा तो नहीं 4 दूनी 8 करके ऐसे कर सकते हैं भाग, नहीं, ये एक ही रहेगा, तो इसको अद्वितीय इसीलिए बोलते हैं। अद्वितीय मतलब ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, तो आप समझे। ये चीज़ मैं क्या दिखाई कि ये ए और बी धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, हमेशा धनात्मक, ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि 0 में भाग दीजिए 4 को, ऐसा नहीं, या 4 का भाग 0 से दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1 से स्टार्ट होगा, और क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू 0 हो सकती है, देखिए 0 से स्टार्ट होगी ना, इसे 0 मैं दिखा दी, 0 हो सकती है, ऐसा नहीं समझेगा कि 0 नहीं होगी, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी रहेगी, हर एक कंडीशन में 0 से छोटी रहेगी, लेकिन कभी कभी आर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, आर की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, तो मैंने वो भी कंडीशन दिखा दिया, ये जो कंडीशन दिया है। अब इसको फॉर्मूले इस तरीके से लिखना बताती हूँ, देखिए मैंने कंडीशंस दिखा दिए, जब आप भाग देते हैं तो कंडीशंस कैसे कैसे आते हैं, कंडीशंस दिखा दिए मैंने। अब दिखाती हूँ मैं इसको लिखना, स्टेप्स में कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया है 144, 2 से भाग देना है, तो 2 सत्ते 14 देंगे, 2 सत्ते 14, फिर ये 0 आ गया, फिर ये क्या है 4 है, 4 उतरेगा, 2 दूनी 4, ऐसा तो नहीं रिमाइंडर इसको मान लेंगे, क्योंकि 2 से भाग जा रहा है तो रिमाइंडर नहीं मान सकते, मतलब कि आर की वैल्यू बी से बड़ी नहीं हो सकती, अगर बी से बड़ी है तो उसको भाग चला जाएगा फिर से, तो 4 कम 4 आया, 0 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना है अपना 0 है, ए कितना अपना 144 है, बी कितना है अपना भाजक 2 है, और कोसेंट कितना है 72 है। इसको लिखते हैं, अब देखिए अपना ये भाज्य है, भाज्य लिखते हैं 144, फिर लिखते हैं भाजक गुणे भागफल, तो भाजक गुणे भागफल 72 प्लस 0 रिमाइंडर शेषफल लिखते हैं, यही हम लिखते हैं ना हमेशा से जो जानते हैं। इसको मत समझिए, पहले इसको समझिए क्या होता है, भाज्य किसके किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल, यही लिखते हैं ना। ये क्या है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 प्लस 0, 144 ही आया कि नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जोड़ेंगे तो यही आया ना, 144 आया कि नहीं। 144 क्या है अपना, 144 क्या है अपना, यहाँ पे ए है, और ये 2 क्या है अपना, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ये क्या है अपना क्यू है, और ये क्या है आर है। तो ए बी गुणे क्यू प्लस 0 मतलब आर। ये समझ आया कि नहीं आपको, एक यही चीज़ है ये, और कुछ नहीं दिया है, ये सिर्फ इसी चीज़ को समझाया है इसमें कि इस मतलब कि ये भाग देने की जो प्रक्रिया है ना, ये इसी को ना एल्गोरिदम में यूज़ करना है। और ये एल्गोरिदम में यूज़ करने के लिए ये प्रमेय बताया है कि प्रमेय ऐसा होता है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, और बी की वैल्यू से छोटी रहेगी आर की, यही है। और इसी चीज़ को मतलब कि जो अपना दिया है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और कि 72 में 3 से भाग देना, तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 -1 ये 2, फिर ये क्या है बड़ी है ना, ये भाग जाएगा। मतलब क्या है, ये अगर आर मान लिया इसको और ये बी दिया है अपना, तो क्या है यहाँ पे आर की वैल्यू अगर 12 मान लिया और बी की वैल्यू तो आपको पता है 3 है, ये दोनों तो गिवन रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए बोलता है कि दो धनात्मक ए और बी दिए रहने पे 72 में भाग देना 3 से, तो ये तो दोनों दिया रहेगा। तो ए की वैल्यू क्या दी है अपनी 72 और बी की वैल्यू दी है 3। तो अगर मैं आर को यहीं पे ख़त्म कर दूँ, बोल दूँ यही रिमाइंडर है, तो कंडीशन नहीं होगा ना ये सेटिस्फाई। देखिए 12 और 3 के बीच में आर बड़ा हो गया ये, और जो कि नहीं भी होगा क्योंकि आप भाग देने जानते हैं, भाग जा रहा है इसलिए नहीं। ये कंडीशन कभी होता ही नहीं कि आर की वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है। तो फिर क्या करेंगे, 3 जो 12, अब 0 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब इससे छोटी आ गई, अब भाग नहीं जाएगा, अब यही हो गया अपना। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए क्या होता है बी क्यू प्लस आर, इस पर अब लिख के दिखाती हूँ। ए की वैल्यू अपनी कितनी है, भाजक है, ये भाज्य अपना 72। बी की वैल्यू अपनी क्या है, यहाँ पे भाजक है 3। क्यू की वैल्यू है जो कोसेंट है 24 प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना है अपना 0। यही ऐसे ही लिखते जाना, ऐसे ही लिखना। जो एल्गोरिदम इस प्रमेयिका पे बेस्ड है, इसी प्रमेयिका को यूज़ करके एल्गोरिदम अपना सॉल्व करना है। और उस एल्गोरिदम के थ्रू हम HCF निकालना सीखेंगे। मेन क्या है ना, अपना HCF निकालना उस एल्गोरिदम के थ्रू। HCF कैसे HCF निकाला जाता है, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, उसको अच्छे से समझाऊंगी। और मुझे क्या है ना, LCM जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, बट उससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा दिया ना आपको कि HCM LCM के बीच का कॉन्सेप्ट समझाना है ज़रूरत मुझे, क्योंकि उसको समझाऊंगी तो LCM और HCF के बीच में डिफरेंस समझेंगे तभी क्वेश्चन। कभी कभी क्या था, क्वेश्चन बोल दिया कि कुछ मतलब क्या रहेगा आपके सामने, एक थ्योरी में दे देगा, पूरा थ्योरी पार्ट में लिख देगा कि ऐसा ऐसा थ्योरी बना के पूरा लिख देगा क्वेश्चन में, और आपको बोल देगा आंसर निकालो। तो आपको क्या होगा कि आपको बस, आप लोग क्या करते हैं रट लेते हैं कि हाँ यहाँ पे HCF निकालना है, यहाँ पे LCM निकालना है, पूरा थ्योरी पार्ट में लिखा रहेगा, पूरा ऐसे न्यूमेरिकल में लिखा भी नहीं रहेगा कि HCF निकालना है या LCM निकालना, ऐसा कुछ नहीं, पूरा थ्योरी में लिख के दे देगा। और आप लोग याद कर लेते होंगे कि HCF इसमें HCF निकालता है, इसमें LCM नहीं। उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि उस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कि LCM निकलेगा या HCF निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो आपके सामने कभी भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि वहाँ पे LCM होगा या HCF होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखिए, LCM HCF निकालना सबको आ जाता है, लेकिन इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट है ना, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तो आपको ना, जैसे कि आपको आगे सामने नहीं भी दिया रहेगा कि वो LCM निकालिए इसका, या नहीं भी दिया रहेगा, वो थ्योरी में लिख के दिया रहेगा, तो भी आप समझ जाएंगे कि इसमें LCM ही निकालना है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मुझे समझाना है। तो पहले हम एल्गोरिदम के थ्रू जो HCF निकलता है उसको निकालेंगे। फिर 2 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो कि आपने देखा भी होगा, लास्ट के हैं, एक एग्जांपल का है क्वेश्चन, एक लास्ट में एक्सरसाइज के है, तो दोनों थ्योरी पार्ट में है, वो थ्योरी में दिया हुआ है पूरा वो क्वेश्चन। तो अच्छे से उसको समझ जाएंगे कि HCF क्यों निकालते हैं उसमें, या LCM क्यों निकालते हैं, ये सब क्वेश्चन समझ लेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ आई क्या कि ये प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही है जो कि दिया रहेगा कि A और B दिया रहेगा, ये धनात्मक पूर्णांक रहेंगे। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि 1 2 3 4 5, जो कि इसको प्राकृतिक संख्या भी, नेचुरल नंबर भी उसी को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर ही है, मतलब ये नेचुरल नंबर है या धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। और P Q एंड R क्या है, यहाँ पे Q एंड R क्या है, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं,
क्यू एंड आर ऐसे रहेंगे कि आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी रहेगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, ये दिया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो आप भाग देते हैं ना, तो वही भाग देने का तरीका है कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, आपको सब कुछ पता है पहले से ही, इसमें कुछ नहीं है, बस प्रमेय के नाम पे दे दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम पे, तो प्रमेयिका समझेंगे तो आगे एल्गोरिदम, इसी प्रमेयिका पे जो एल्गोरिदम करेंगे उस एल्गोरिदम में यही प्रमेय का अपना यूज़ होगा, और उस एल्गोरिदम के थ्रू आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ क्या होता है मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में एल्गोरिदम पे आते हैं, फिर क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अब एंड करते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।